देखिए विद्यार्थियों, आज हम HSAT कॉन्सेप्ट के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। HSAT कॉन्सेप्ट क्या है, किससे संबंधित है, HSAT का फुल फॉर्म है हार्ड सॉफ्ट एसिड्स एंड बेसिस। ये एसिड्स और बेसिस को समझाने का एक कॉन्सेप्ट है। समय समय पर विभिन्न वैज्ञानिकों ने एसिड्स और बेसिस को विभिन्न प्रकार की परिभाषाओं द्वारा समझाने का प्रयास किया है। इसी क्रम में 1923 में सबसे पहले लेविस नामक वैज्ञानिक ने एसिड और बेसिस को इलेक्ट्रॉन्स को स्वीकार करने और इलेक्ट्रॉन्स के दान करने की प्रवृत्ति के आधार पर परिभाषित करने का प्रयास किया। लेविस के अनुसार एसिड वो स्पीसीज हैं जो कि इलेक्ट्रॉन्स को स्वीकार करती हैं, यानी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग है। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग स्पीसीज आर कॉल्ड एसिड्स। इसके विपरीत इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करने वाली जो स्पीसीज है वो बेसिस कहलाएंगी, यानी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीसीज आर कॉल्ड बेसिस। लेकिन अगर हम लेविस सिद्धांत की लिमिटेशंस की बात करें तो सबसे पहला ये किसी भी बंध के सामर्थ्य यानी बॉन्ड स्ट्रेंथ को नहीं समझा पाता है। दूसरा है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के संभव होने को भी लेविस सिद्धांत की सहायता से नहीं समझाया जा सकता है, यानी कोई केमिकल रिएक्शन पॉसिबल होगी या नहीं होगी। पॉसिबिलिटी ऑफ केमिकल रिएक्शन। तीसरा है कोई रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी या फिर बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी, इस बात को भी लेविस सिद्धांत स्पष्ट नहीं कर पाता है। जैसा कि आप सभी को पता होगा, अगर कोई रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हो रही है तो किस वजह से संपन्न हो पा रही है, यानी रिएक्टेंट से अगर प्रोडक्ट बन रहे हैं क्यों बन पा रहे हैं, किन परिस्थितियों में बन पा रहे हैं। इसमें देखिए रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में अगर जो एटम्स के बीच में जो बॉन्ड है वो वीक टाइप का है तो ये रिएक्टेंट आसानी से प्रोडक्ट फॉर्मेशन कर लेंगे और रिएक्शन जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी। लेकिन अगर रिएक्टेंट्स के बीच में जो बंध सामर्थ्य है वो स्ट्रॉन्ग है तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाना आसान नहीं होगा। ऐसी स्थिति में जो रिएक्शन है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी। लेकिन ये सारी बातें हम लेविस सिद्धांत की सहायता से नहीं समझा सकते। इन्हीं लेविस सिद्धांत की कमियों को सॉर्ट आउट करने के लिए 1958 में तीन वैज्ञानिकों एहरलैंड, चैट एंड बेल्स ने जो अम्ल का क्षार है उसको एक नए तरीके से समझाने का प्रयास किया। इन्होंने जो धात्विक कैटाइन है, मेटल कैटाइंस हैं,
मेटल कैटाइंस को दो भागों में विभाजित किया। एक को उन्होंने कहा ग्रुप ए मेटल्स और दूसरे को उन्होंने कहा ग्रुप बी मेटल्स। ठीक इसी प्रकार से उन्होंने लिगेंड्स को भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया। ग्रुप ए लिगेंड और ग्रुप बी लिगेंड्स। और ये बताया ग्रुप ए का मेटल ग्रुप ए के लिगेंड के साथ में स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग करता है और स्टेबल कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। ठीक उसी प्रकार से ग्रुप बी का मेटल है वो ग्रुप बी के लिगेंड के साथ में बॉन्ड फॉर्मेशन करके स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्मेशन करके स्टेबल कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। ये चैट एलन और डेविस का कॉन्सेप्ट था। ग्रुप ए में उन्होंने उन मेटल्स को रखा जिनमें निम्न विशेषताएं पाई गई, जैसे उनका साइज कम हो, साइज जो केंद्रीय एटम है सेंट्रल मेटल कैटाइन है उसका साइज जो है वो क्या हो, स्मॉल हो। दूसरा, उस पे जो चार्ज है उसकी मात्रा अधिक हो, चार्ज ज़्यादा होना चाहिए। तीसरा, उनका जो वैलेंस सेल है उसमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन वैलेंस सेल क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन्स क्या होनी चाहिए, लेस। इसके साथ में जो सेंट्रल मेटल कैटाइन है उसकी पोलराइजेबिलिटी कम होनी चाहिए, लेसर पोलराइजेबिलिटी ऑफ सेंट्रल मेटल कैटाइन। लेसर पोलराइजेबिलिटी। फॉर एग्जांपल लिथियम प्लस है, सोडियम प्लस है, मैग्नीशियम 2 प्लस है, एल्यूमिनियम 3 प्लस है, सिलिकॉन 4 प्लस है। यानी एल्केलाइन और एल्केलाइन अर्थ मेटल्स हैं। साथ में जो लोअर ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट हाई है, जैसे Mn7 प्लस, क्रोमियम 6 प्लस, स्कैंडियम 3 प्लस, टाइटेनियम 4 प्लस, ये सारे ग्रुप ए के मेटल्स कहलाएंगे। ग्रुप बी में उन्होंने उन मेटल्स को रखा जिनमें निम्न विशेषताएं पाई गई। पहला, लार्ज साइज ऑफ द सेंट्रल मेटल कैटाइन, लार्ज साइज। दूसरा, जो चार्ज है वो स्मॉल चार्ज। तीसरा, पोलराइजेबिलिटी इनकी ज्यादा होनी चाहिए। पोलराइजेबिलिटी वो। और चौथा है, इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो स्यूडो इनर्ट गैस के समतुल्य होना चाहिए। स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। उदाहरण के तौर पे पैलेडियम 2 प्लस है, प्लेटिनम 2 प्लस है, मर्क्यूरस है। इस प्रकार के जो मेटल आयन होंगे वो क्या होंगे, ग्रुप बी में रखे जाएंगे। ग्रुप ए के जो धात्विक आयन है ग्रुप ए के लिगेंड के साथ में स्टेबल बॉन्डिंग करेंगे। अगर हम एक जो वर्ग है उसमें ऊपर से नीचे जाएंगे और उन लिगेंडों का हम ग्रुप ए के साथ में बॉन्डिंग की बात करें, जैसे हैलोजन की हम बात करें HCl, Br और I, ब्रोमो, क्लोरो, ब्रोमो और हाइड्रो। तो
ग्रुप ए के साथ में फ्लोरो जो लिगेंड है सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग करेगा, फिर क्लोरो, फिर ब्रोमो और सबसे कम आयोडो लिगेंड। ठीक है। इसी प्रकार से अगर हम ग्रुप लिगेंड ग्रुप बी मेटल्स के साथ में इन लिगेंड के बॉन्डिंग का हम बात करें तो सबसे जो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है वो आयोडाइड करेगा, फिर उसके बाद में ब्रोमाइड, क्लोराइड और देन आफ्टर सबसे कम करेगा फ्लोराइड, यानी ग्रुप बी के साथ में। और ये है ग्रुप ए के साथ, राइट। अब इसी क्रम में आगे 1963 में पियर्सन नामक वैज्ञानिक ने जो चैट, आयरलैंड और डेविस द्वारा ग्रुप ए और ग्रुप बी शब्द इस्तेमाल किए गए थे, उनके स्थान पर उन्होंने हार्ड और सॉफ्ट वर्ड का इस्तेमाल किया। यानी ग्रुप ए के लिए उन्होंने हार्ड वर्ड इस्तेमाल किया और ग्रुप बी के लिए उन्होंने सॉफ्ट वर्ड इस्तेमाल किया, हार्ड एंड सॉफ्ट। अगर ग्रुप ए का कोई मेटल आयन है तो वो होगा हार्ड एसिड। इसी प्रकार से अगर कोई ग्रुप बी का मेटल आयन है तो वो क्या होगा, सॉफ्ट एसिड। ठीक इसी प्रकार से लिगेंड के लिए हम बेस का इस्तेमाल करेंगे, हार्ड बेस और सॉफ्ट बेस। पियर्सन के अनुसार अगर हार्ड एसिड का हार्ड बेस के साथ में इंटरेक्शन होगा तो एक स्टेबल कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा, स्टेबल कंपाउंड। इसी प्रकार से अगर कोई सॉफ्ट एसिड है वो सॉफ्ट बेस के साथ में रिएक्शन करता है तो स्टेबल कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। इसके विपरीत अगर हार्ड एसिड सॉफ्ट बेस के साथ में या फिर सॉफ्ट एसिड हार्ड बेस के साथ में इंटरेक्शन करेगा, इसके परिणाम स्वरूप जो कंपाउंड बनेगा वो अनस्टेबल कंपाउंड बनेगा। यानी हार्ड हार्ड का इंटरेक्शन और सॉफ्ट सॉफ्ट का इंटरेक्शन स्टेबल होगा, इसके विपरीत हार्ड सॉफ्ट और सॉफ्ट हार्ड का इंटरेक्शन जो है अनस्टेबल होगा। यही पियर्सन कॉन्सेप्ट। अब इसमें देखिए पियर्सन ने जो एसिड्स और बेस हैं उनको हार्ड और सॉफ्ट में कैटेगराइज किया है। तो सबसे पहले हम एसिड्स की बात करते हैं। एसिड्स को पियर्सन ने हार्ड एसिड्स और सॉफ्ट एसिड में कैटेगराइज किया। हार्ड एसिड कौन से एसिड्स होंगे जिनमें निम्न विशेषताएं होंगी। साइज जो है, केंद्रीय जो आयन है उसका साइज क्या होगा, स्मॉल होगा। दूसरा, चार्ज क्या होगा, ज्यादा होगा। तीसरा, जो केंद्रीय धातु आयन है उसकी पोलराइजेबिलिटी कम होगी। पोलराइजेबिलिटी कम होने का तात्पर्य है कि उसका इलेक्ट्रॉनिक आवर है वो कम प्रभावित होगा। चौथा है, इनका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो इनर्ट गैस के समतुल्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा, यानी इक्विवेलेंट टू द इनर्ट गैस के समान इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एग्जाम्पल की बात करें हम, एग्जाम्पल हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। देखिए एग्जाम्पल में आएगा H+, जैसा कि अगर हम इन कंडीशंस को इस पर अप्लाई करें तो देखिए H+ का आकार क्या है, छोटा है। छोटे आकार पे 1+ चार्ज है तो इसकी चार्ज क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। पोलराइजेबिलिटी, जब साइज कम है तो इसकी पोलराइजेबिलिटी कम होगी और इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वो इनर्ट गैस के समतुल्य, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, राइट। इसके अलावा है जैसे सोडियम प्लस है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनर्ट गैस के समतुल्य है। लेसर नंबर ऑफ द, अगर हम पांचवी विशेषता की बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि इसके जो संयोजी कोष है उसमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या क्या है, कम है। लेसर नंबर ऑफ द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स,
तो ये एल्केलाइन और एल्केलाइन अर्थ एलिमेंट्स हैं, मेटल्स हैं, तो ये एल्केलाइन और एल्केलाइन अर्थ मेटल्स हैं, वो सारे किस में आ जाएंगे? हार्ड एसिड्स में। ऐसे हम सॉफ्ट एसिड्स की बात करें तो इसके विपरीत हार्ड एसिड्स के विपरीत इनकी विशेषताएं पाई जाएंगी। इनका साइज क्या होगा? लार्ज होगा या बिग होगा। डेंसिटी चार्ज क्या होगा? लेस होगा। इनकी जो पोलराइजेबिलिटी है कंपैरेटिव टू द हार्ड एसिड्स ज्यादा होगी। पोलराइजेबिलिटी क्या होगी? ज्यादा होगी। चौथा, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो आभासी अक्रिय गैस के समान होगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सूडो इनर्ट गैस के समान होगा। राइट? फॉर एग्जांपल प्लेटिनम है, पैलेडियम है, Fe2+ है, ये सारे किसमें आ जाएंगे? सॉफ्ट एसिड्स में आ जाएंगे। फिर इसके बाद में आते हैं हम बेसिस। एक मिनट, अगर हम हार्ड एसिड और सॉफ्ट एसिड के बीच की हम लाइन कैटेगराइज करें तो उसमें आ जाएंगे बॉर्डर लाइन एसिड्स। बॉर्डर लाइन एसिड्स ये वो एसिड्स होंगे जिसमें हार्ड एसिड और सॉफ्ट एसिड के बीच की कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाएंगी। उदाहरण के लिए कोबाल्ट 2+ है, जिंक 2+ है, कॉपर 2+ है, निकेल 2+ है, ये जो सारे मेटल्स हैं वो सारे बॉर्डर लाइन एसिड्स के अंतर्गत आएंगे। नेक्स्ट है इसमें बेसिस। जिस प्रकार से एसिड्स को उन्होंने सॉफ्ट एसिड और हार्ड एसिड में डिवाइड किया, ठीक उसी प्रकार से बेसिस को भी उन्होंने हार्ड बेसिस और सॉफ्ट बेसिस में कैटेगराइज किया और इन दोनों के बीच की जो विशेषताएं रखी हैं उनको बॉर्डर लाइन बेसिस, बॉर्डर लाइन बेसिस। देखिए हार्ड बेसिस कौन से बेस होंगे? नंबर 1, जिनमें केंद्रीय परमाणु का जो साइज है वो स्मॉल होगा, साइज स्मॉल। नंबर 2, केंद्रीय परमाणु की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत अधिक होगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होनी चाहिए? ज्यादा होनी चाहिए। 3, इनका इलेक्ट्रॉनिक अब्र है वो कम ध्रुवित होने वाला होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक जो क्लाउड है सराउंड द सेंट्रल मेटल एटम शुड बी लेस पोलराइजेबल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ कैटायन। लेस पोलराइजेबल, ये सारे क्या होंगे? हार्ड बेसिस होंगे। इनके एग्जांपल देख लेते हैं हम। जैसे फ्लोरो है, क्लोरो है, इसके अलावा जैसे OH- है, H2O है, प्राइमरी एमीन है, अमोनिया है, ये सारे क्या होंगे? हार्ड बेसिस। इसी प्रकार से सॉफ्ट बेसिस में जो केंद्रीय परमाणु है उसका साइज क्या होगा? लार्ज होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, और पोलराइजेबल होंगे। एग्जांपल देखिए मुझे, जैसे आयोडाइड है, H- है, ठीक है। इस प्रकार के जो एसिड्स हैं तो सॉरी बेसिस हैं वो सॉफ्ट बेसिस होंगे। बॉर्डर लाइन में जैसे ब्रोमो है,
एडिलीन है, ये सारे क्या होंगे बॉर्डर लाइन। इसके बाद में देखिए पियर्सन ने हार्ड और सॉफ्ट एसिड्स के बारे में बात की, इन दोनों के बीच की जो विशेषताएं रखने वाले बॉर्डर लाइन। इसी प्रकार से हार्ड और सॉफ्ट बेसिस की बात की और इनके बीच की विशेषता रखने वाले बॉर्डर लाइन बेसिस। तो इसी पियर्सन कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करते हुए हम इसके जो इंडस्ट्रियल और जो हमारे दैनिक जीवन में जो अनुप्रयोग है उसको भी हम देख सकते हैं। आगे की जो क्लास है उसमें हम पियर्सन कॉन्सेप्ट का जो एप्लीकेशन पार्ट है वो हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम एक छोटा सा टॉपिक और है सिम्बायोसिस, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सिम्बायोसिस क्या है? देखिए सिम्बायोसिस में क्या होता है, कोई भी जो एटम है उसकी जो नेचुरल टेंडेंसी है वो न तो हार्डनेस की होती है न सॉफ्टनेस की होती है। किसी भी केंद्रीय परमाणु की जो प्रवृत्ति है वो हार्ड होगा या सॉफ्ट होगा वो किसके द्वारा डिसाइड होगा, वो उसके साथ में जुड़े हुए सब्स्टिट्यूएंट एटम के साथ, एटम की प्रकृति के द्वारा डिसाइड होगा, यानी नेचर ऑफ a test substituent, नेचर ऑफ अ टेस्ट सब्स्टिट्यूएंट्स के आधार पर कोई भी जो मेटल आयन है वो हार्ड और सॉफ्ट होगा। फॉर एग्जांपल देखिए, अगर हम बोरॉन 3+ आयन की बात करें, ये बॉर्डर लाइन है, न हार्ड है न सॉफ्ट है, लेकिन अगर इसके संपर्क में हम हार्ड टाइप के क्लोरोलिगेंड लेकर के आते हैं तो क्या बनता है BF3, ये क्या हो जाता है हार्ड एसिड, हार्ड एसिड। और इसी प्रकार से अगर इसके पास में हम H- यानी सॉफ्ट लिगेंड लेकर के आएंगे तो क्या बनेगा BH3, ये क्या है सॉफ्ट एसिड। और B3+ आयन क्या है बॉर्डर लाइन, बॉर्डर लाइन। इसका मतलब किसी भी केंद्रीय परमाणु की साथ में जुड़े हुए ये जो अटेंस सब्स्टिट्यूएंट है वो अगर हार्ड टाइप के होंगे तो हार्ड बन जाएगा, सॉफ्ट टाइप के हैं सॉफ्ट बन जाएगा। ये कॉन्सेप्ट क्या कहलाता है सिम्बायोसिस कहलाता है। इस सिम्बायोसिस का अनुप्रयोग यह है कि अगर हम कोई केमिकल रिएक्शन करवाने जा रहे हैं उसमें ऑलरेडी किसी केंद्रीय परमाणु के साथ में किसी खास प्रकार के लिगेंड अटैच्ड हैं, आने वाला लिगेंड अगर हार्ड है और उस केंद्रीय परमाणु के साथ में पहले से जुड़े हुए लिगेंड भी हार्ड है तो वो लिगेंड वहाँ पे जाएगा जहाँ पे हार्ड सेंटर ज़्यादा, यानी हार्ड जो सब्स्टिट्यूएंट है पहले से ही ज़्यादा जुड़ी हुई है। इसी प्रकार से सॉफ्ट लिगेंड वहाँ पे अटैक करेगा जहाँ पे सॉफ्ट लिगेंड की संख्या केंद्रीय परमाणु के साथ में ज़्यादा जुड़े हुए संख्या जो है केंद्रीय परमाणु के साथ में ज़्यादा है। ये सिम्बायोसिस कहलाता है। इसको मैं एक उदाहरण से समझेंगे। देखिए R2O और BH3 प्लस R2S, यानी ये रिएक्टेंट्स है, इनसे क्या प्रोडक्ट बनेगा R2S BH3 प्लस R2। अब इसमें देखिए ये जो ईथर है डाइइलेक्ट्रिक ऑक्साइड है, इसमें ये हार्ड टाइप का है और ये BH3 सॉफ्ट टाइप का है, यानी हार्ड और सॉफ्ट के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है। ये क्या है सॉफ्ट है। इसमें देखिए ये सॉफ्ट है, ये भी सॉफ्ट है और ये क्या है हार्ड है। ये रिएक्टेंट में देखिए हार्ड सॉफ्ट के कॉम्बिनेशन और प्रोडक्ट में क्या है सॉफ्ट सॉफ्ट का कॉम्बिनेशन है। रिएक्शन कॉन्सेप्ट के अनुसार सॉफ्ट सॉफ्ट का कॉम्बिनेशन क्या होता है स्टेबल कॉम्बिनेशन होता है और ये क्या होता है अनस्टेबल कॉम्बिनेशन होता है। इसका मतलब क्या है रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स अनस्टेबल होने का मतलब क्या है उनके बीच में बॉन्डिंग है वो वीक है, और जब बॉन्डिंग वीक होगा वो बॉन्डिंग को आसानी से ब्रेक करके प्रोडक्ट फॉर्मेशन कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी। ठीक है, तो आज नहीं नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे डिस्कस करेंगे। ओके।